एक बात बताइए, जब आप किसी मेहमान के घर जाते हैं तो क्या उनके घर ठहरने के लिए पैसा देते हैं, उनके घर में खाना खाने के लिए बिल पे करते हैं? अगर वो आपको स्टेशन या एयरपोर्ट पर लेने आ गए तो क्या गाड़ी का खर्चा भी आपसे वसूलते हैं? आप कहेंगे कि जब इतना सब देना ही होगा तो मेहमान के घर काहे जाएंगे? अरे होटल में रह लेंगे, भाड़े की गाड़ी पर चल लेंगे, रेस्टोरेंट में खा लेंगे, भाड़ में जाए ऐसी मेहमान नवाजी। ठीक है ना, यही ना कहेंगे। लेकिन हमारे विश्वगुरु सच में विश्वगुरु हैं। ये मेहमान बनकर जाते हैं, लेकिन न तो बुलाने वाला इन्हें अपने खर्चे पर रहने के लिए जगह देता है, न परिवहन की सुविधा देता है। अच्छा एक बात बताइए, यदि आपसे कहा जाए कि एक दिन के लिए महंगे से महंगे होटल में रहना है तो कितना पैसा आप खर्च कर सकते हैं? 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 1 करोड़? अब आप कहेंगे कि औकात से बाहर हो गया, तो समझने वाली बात यह है कि आपकी औकात से बाहर हो गया ना। अच्छा अंदाज़ा लगाइए, 12 घंटे के होटल का खर्चा हुजूर ने कितना किया होगा? अंदाज़ा लगाइए। तब तक मिलते हैं। उधर बिहार में बाहर है, कहें कि यहाँ 20 साल से नीतीश कुमार है। लेकिन सवाल ये है कि बाहर किसकी है? चोरों की, लुटेरों की, हत्यारों की, स्मगलिंग करने वालों की, नशाखोरी को बढ़ावा देने वालों की, शराब तस्करी करने वालों की, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों की, या फिर सरकारी भर्तियों में रिश्वत खाने, खिलाने और पचाने वालों की? जी हाँ, दवायर ने बिहार में बाहर की और नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार वाली संविदा भर्तियों पर पिटारा ही खोल दिया है। हाल ही में हमने देखा, मोदी शाह के सबसे दुलारे मुख्यमंत्री असम वाले हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने दवायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन और वरिष्ठ पत्रकार करण थापर के खिलाफ राजद्रोह जैसे आरोपों में FIR दर्ज किया। वो भी एक बार नहीं, दो बार। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब समझने वाली बात यह है कि जो संस्थान ऐसे बहारों की पोल खोलेंगे, डबल इंजन के बहारों की, तो अमृत काल में उनको राजद्रोही तो बुलाया ही जाएगा ना। बहरहाल बिहार सरकार में संविदा भर्तियों पर एक कंपनी का कब्जा है और ये कंपनी हर एक कैंडिडेट से पैसा लेके संविदा की नौकरी देती है। यानी एक तो संविदा की नौकरी, वो भी घूस देके। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं इसमें, उन सब पर बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू कहलवाते थे, प्रचार करवाते थे, पेपर लीक के आरोपियों की रिपोर्ट पर पालथी मार के बैठ जाते हैं तथा अपने भ्रष्टाचारी अधिकारियों को एकदम प्लस 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 वाली सिक्योरिटी में रखते हैं। यानी उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, होने ही नहीं देंगे, क्योंकि करना तो खुद ही है। ये रिपोर्ट बिहार में बेरोजगार युवाओं के साथ हो रहे ज्यादतियों का जीता जागता प्रमाण है। एक खातिर बिहार वाले भैया लोग एकदम टकटकी लगा के देख ही जा, खाली देख के चुपचाप संठ मार के बैठ मत जाइए लोग। वीडियो के नीचे एगो शेयर के ऑप्शन होला, ऊपर क्लिक करके व्हाट्सएप पर जितना हित नात रिश्तेदार होखे सबके भेजी जा। अरे 20 साल बादो अगर सुशासन बाबू के सच्चाई जनता तक ना जाई तो ऐसा ही संविदा की नौकरी भी घूस दे के भेटाई। वीडियो में कुछ और मामलों पर भी चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, टन से लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। अब इससे पहले कि हम किसी मामले पर चर्चा करें, आप लोग दोनों हाथ उठाइए और जोर जोर से ताली बजाइए, बोलिए थैंक यू फलाने जी। क्यों बोलना है ये पूछने से पहले बोल दीजिए, नहीं पता चले तब तक रुपया और गिर जाए। अच्छा माफ करिएगा, रुपया गिरता नहीं है, डॉलर उठ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार 30 सितंबर 2013 का नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट देखिए। इसे पत्रकार राजू परेलकर ने शेयर किया है। उस वक्त नरेंद्र मोदी लिख रहे थे कि रुपया ICU में है। वैसे नरेंद्र मोदी की बातें तो आपको आज भी याद ही होंगी। कहते थे कि मैं सरकार में हूँ मित्रों, मुझे मालूम है रुपया यूं ही नहीं गिरता, ये दिल्ली की भ्रष्ट सरकार के कारण हो रहा है। जिस देश का रुपया गिरता है वहां के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। क्या कारण है कि फला देश का रुपया नहीं गिर रहा, ढिमकनवा देश का रुपया नहीं गिर रहा, खाली भारत का रुपया गोता लगा रहा है, गिरता ही जा रहा है। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, हालांकि अभी भी हैं, ट्वीट करती थी कि अच्छा है हमने डॉलर पहन रखा है, रुपया होता तो गिरता ही जाता। अब क्या पहन रखा है आप लोग जानते हैं, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साल 2013 में $1 62.51 का हुआ करता था। उस वक्त नरेंद्र मोदी को ये ICU में नजर आता था और आज रुपया 88 के पार पहुंच चुका है और हुजूर की जबान पर अलीगढ़ का ताला लग गया है। राजू लिखते हैं कि हर साल 30 सितंबर को नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए कि वो गिरते हुए रुपए के बारे में कुछ काहे नहीं कर पाए। रुपए की बेतहाशा गिरावट देखिए, नोटबंदी और GST के उल्टे सीधे क्रियान्वयन के बाद ये अभी तक संभल नहीं पाया है। यही मोदी का विकास है। इन्होंने एकदम बढ़िया से सफल तरीके से देश को बेवकूफ़ बनाया है और लगातार बनाते जा रहे हैं।
वैसे विश्वगुरु हम बने चाहे ना बने, मगर हुजूर ने यह साबित कर दिया कि टोपी पहनाने में वो सच में विश्वगुरु हैं। गोबर को गुलगुला बनाकर बेच दिया और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कुछ समय तो अपनी मर्जी से खाया गया, इसके बाद ज़बरदस्ती खिलाया जाने लगा। और अब चर्चा है कि SIR के बाद वही गोबर का गुलगुला, जैसे गाय भैंस के मुंह में बांस की फोंफी से दवाई पिलाई जाती है ना, वैसे ही हम सब के मुंह में पिलाया जाएगा। सारी सेटिंग उसी की है। रुपए की इस अभूतपूर्व गिरावट पर, माफ करिएगा, डॉलर की इस अभूतपूर्व ऊंचाई के लिए एक थैंक यू तो बनता है। अच्छा, आप लोग थैंक यू बोल दिया करिए अपनी मर्जी से, नहीं पता चले मोदी जी नाराज हो गए और लगे हर पेट्रोल पंप पे थैंक यू फैलाने वाला पोस्टर लगवाने, तो महंगा पड़ जाएगा ना। करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है इन सब में, हर पेट्रोल पंप पे पोस्टर लगवाने में। और इससे आपको मिलता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। RTI एक्टिविस्ट हैं कुणाल शुक्ला, कह रहे हैं कि इधर हम लोगों का पूरा ध्यान डॉलर की तरफ है, उधर पाउंड कब का शतक लगा के बैठा है, 119 पर पहुंच गया। याद है ना, मुद्रा उसी देश की गिरती है जिस देश का फलाने गिरा होता है। अब फलाने कौन है इसका पता आप लोग लगा लीजिएगा। और हाँ, आप चाहे दाने दाने को मोहताज हों, भले ही देश में 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा न हो, 85 करोड़ लोग 5 किलो मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा हों, महामानव के ऐसो आराम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतना खर्च तो भारत के बड़े वाले सेठ भी अपने ऊपर नहीं करते होंगे जितना भक्तों के विश्वगुरु करते हैं। देखिए ना, आधे दिन के लिए सऊदी की यात्रा पर गए थे और 15 करोड़ 54 लाख रुपया खर्च करके आ गए। और तो और खाली होटल का बिल 10 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ 26 लाख 39 हजार से ज्यादा, वो भी आधे दिन के होटल पर उड़ा दिया गया। 10 करोड़ में तो कितने सारे होटल बनकर खड़े हो जाते। सवाल है कि आधे दिन में इन्होंने होटल में कौन सी सेवा ली कि 15.5 करोड़ रुपया खर्च हो गया। RTI एक्टिविस्ट अजय वासुदेव ने राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए एक सूचना निकाली है। जवाब में जो सामने आया है वो भारत के गरीबों के मुंह पर तमाचा है, आपके हमारे मुंह पर तमाचा है। 12 घंटे की यात्रा पर इतना पैसा खर्च हो जाता है। सऊदी अरब की यात्रा 2 दिन की थी, 22 और 23 अप्रैल की, मगर इसी दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हो गया पहलगाम में। यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी। 22 अप्रैल की रात 11 बजे ही खबर आ गई कि वापस लौट रहे हैं विश्वगुरु। रात्रि भोज छोड़ के वापस आ गए, सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गए। अगर ये हमला नहीं होता तो 23 अप्रैल को भी पूरे दिन सऊदी में रहना होता, लेकिन अंततः वो 12 घंटे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही सऊदी में रहे। RTI के जवाब से जो खर्च का ब्रेकअप दिया गया है उसे देखकर आप सर पीटने लग जाएंगे। परिवहन पर हुजूर ने 4 करोड़ 5 लाख 80 हजार से ज्यादा रुपया खर्च किया। सोचिए, 4 करोड़ 5 लाख 80 हजार से ज्यादा, यानी 10 करोड़ से ज्यादा होटल में उड़ा दिए, 4 करोड़ से ज्यादा परिवहन में उड़ा दिए, और बाकी का 1.25 करोड़ कहाँ गया कुछ अता पता नहीं है। एक चिंताजनक बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब राजकीय यात्रा पर गए थे। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी राजकीय यात्रा पर सऊदी अरब गए थे, और सामान्यतः राजकीय यात्रा पर जाने वाले नेताओं के रहने की खाने की व्यवस्था मेजबान देश करता है, यानी सऊदी अरब का खर्च होना चाहिए था, उनको करना चाहिए था। अब सवाल यह है कि जब सऊदी अरब सरकार अतिथि की जिम्मेदारी उठाने को तैयार थी तो भारत सरकार ने अलग से इतना ज्यादा पैसा होटल के किराए पर कैसे खर्च किया, कहां किया? साल 2025 की जुलाई तक प्रधानमंत्री ने 16 देश की यात्रा की है। उनमें से 11 देशों में कितना खर्च हुआ यात्रा में इसकी जानकारी नहीं है, मगर जिनका आंकड़े सामने आया है उनको जरा देख लीजिए। फ्रांस और अमेरिका में 5 दिन की यात्रा इन्होंने की, 42 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। थाईलैंड और श्रीलंका गए तो लगभग 9.5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। सऊदी अरब गए तो 15.5 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिया। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप जब किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं, उनके घर में रहेंगे, उनका खाएंगे, उनकी गाड़ी से घूमेंगे, तो क्या आप उनके घर में रहने का किराया देते हैं? क्या उनकी गाड़ी में बैठकर गए तो उनकी गाड़ी का भाड़ा देते हैं? ये कैसी मेहमान नवाजी है? यहाँ तो 2-3 सवाल बनते हैं कि जब राजकीय यात्रा थी तो क्या सऊदी अरब ने ये सारी व्यवस्था अपनी तरफ से नहीं दिया? क्या हुजूर ये कह के गए थे कि भाई हमको बुला लो, खाली नाम दे दो कि राजकीय यात्रा है, हम अपना खर्चा उठा लेंगे, तुम टेंशन मत लेना? या फिर हुजूर सऊदी अरब के खर्चे पर गए, कुछ अन्य लोगों को होटल में ठहराया गया था? ये कौन लोग हो सकते हैं जिनका खर्च सऊदी अरब उठाने को तैयार नहीं था? क्या उन लोगों को होटल में ठहराया गया था? यदि ऐसा है तो वो कौन लोग थे जिनके ऊपर 10 करोड़ से ज्यादा रुपया आधे दिन में खर्च हो गया होटल में? और ये कौन सा होटल है, कौन सी सेवा देता है? इतनी विचित्र सेवा कौन सी है जो 12 घंटे में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा ले लेता है? भारत में तो 10 करोड़ में ठीक ठाक होटल बन जाएगा। लोग सवाल तो ये भी कर रहे हैं कि पैसा होटल में ही खर्च हुआ या फिर कहीं कोई दूसरा लेन देन हो गया। यानी हमारे आपकी गाड़ी में पेट्रोल में एथेनॉल मिला मिला के जनता का तेल निकाल के होटल में, बड़े बड़े होटलों में करोड़ों रुपया उड़ाया जा रहा है।
वो भी तब जब मेहमान बनकर जा रहे हैं। विदेश यात्राओं पर खर्च को लेकर तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने संसद में सवाल किया तो विदेश मंत्रालय ने बताया कि फ्रांस की यात्रा पर 4 दिन में 25 करोड़ खर्च हुआ, अमेरिका की यात्रा पर 1 दिन में 16 करोड़ खर्च हुआ, थाईलैंड में 1 दिन में लगभग 5 करोड़ रुपया, श्रीलंका में 3 दिन में लगभग 4.5 करोड़ रुपया, सऊदी अरब में 1 दिन से भी कम समय में 15 करोड़ 54 लाख से ज़्यादा खर्च हो गया। सवाल ये भी है कि श्रीलंका में 3 दिन में 4.5 करोड़ खर्च होता है और थाईलैंड में 21 दिन में लगभग 5 करोड़ खर्च हो जाता है। थाईलैंड में ऐसी कौन सी सर्विस मिलती है, क्या ऐसा खर्च हो गया, ऐसा कौन सा विशेष काम करने गए थे कि इतना खर्च हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाला तो सऊदी अरब का खर्चा है। यहाँ राजकीय यात्रा पर गए थे, फिर भी इतना खर्चा हो गया, वो भी होटल का। 1 दिन से भी कम, यानी लगभग आधा दिन रहे और 15.5 करोड़ रुपया। ये तो अमेरिका से भी महंगा हो गया। अमेरिका में तो 1 दिन का खर्चा लगभग 16 करोड़ के आसपास आया था। बहरहाल आम आदमी कौन कौन सा हिसाब करे, पेट्रोल में इथेनॉल खोजे, हुजूर के होटल का खर्चा देखे, हवाई जहाज का खर्चा देखे कि अपनी संविदा की नौकरी के लिए घूस का जुगाड़ करे। सही कहा जाता है, आम आदमी आम आदमी होता है, नेता लोग चूस चूस के फेंक देता है। देखिए ना, 1 साल पहले ही जून 2024 में पटना के इनकम टैक्स विभाग के उस वक्त के प्रधान निदेशक रंजन कुमार ने बिहार सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को पत्र लिखकर एक बड़े घोटाले के बारे में बताया था। इस पत्र में बताया गया कि उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन नामक 2 कंपनियों ने बिहार सरकार के कई विभागों की संविदा भर्तियों पर एकदम कब्जा कर लिया है, एकाधिकार बना लिया है। आयकर विभाग के अनुसार यही कंपनियां पेपर लीक घोटाले में भी शामिल थीं। बकायदा 50 पन्नों से भी ज्यादा का लेटर आयकर निदेशक ने बिहार सरकार के टॉप पदों पर बैठे अधिकारियों से लेकर जिला स्तर के ढेर सारे कर्मचारियों का उल्लेख किया और बताया कि कैसे ये कंपनी कथित तौर पर रिश्वत के रूप में दिवाली पर महंगे महंगे गिफ्ट अधिकारियों को देती है, सोने और चांदी के सिक्के दिया करती थी ताकि उनके जरिए अलग अलग विभागों में संविदा पर भर्ती करवाया जा सके। इस लेटर में बताया गया था कि ये कंपनियां प्रत्याशियों से 15,000 से लेकर 50,000 तक घूस लेती हैं। यानी सोचिए, एक तो संविदा की नौकरी, इसी तरह से एक आउटसोर्सिंग का भी खेल चलता है। लोग बताते हैं कि कथित तौर पर पहले तो घूस देकर नौकरी मिलती है और उसमें भी महीना सेट होता है कि 4 महीने का ले लो, 5 महीने का ले लो, 9 महीने का ले लो, चाहे 1 साल का पहले ही तनख्वाह इनसे वसूल लो घूस के रूप में, और काम करने में एकदम खून चूस लेते हैं। साथ ही साथ अगर वेतन 20,000 देने की बात होती है, साइन होता है 20,000 पे, तो कभी 12,000 कभी 15,000 मिलता है, उसमें भी कटौती हो जाती है और कई बार तो वेतन भी समय से नहीं मिलता। यानी चारों तरफ से आपको शिकंजे में कस लिया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस पत्र में शिकायत किया गया था कि ये कंपनियां बिहार सरकार के कई पदों के लिए कार्यालयों और विभागों में कर्मचारियों को मुहैया कराती हैं और जिन्हें नौकरी चाहिए उनसे पैसा वसूलती हैं। आयकर विभाग ने कुमार अविनाश और इस कंपनी के प्रति कठोर कार्रवाई की मांग की थी ताकि संविदा भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। कुमार अविनाश वो व्यक्ति हैं जिनकी ये कंपनी है। उनके यहाँ छापेमारी भी हुई, पूछताछ भी हुई। बयान में इन्होंने कबूल भी किया था कि वो अभ्यर्थियों से पैसा लेते हैं। दवायर ने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ खोल के रख दिया है। बहुत कुछ आने वाले दिनों में ये लोग खोलने वाले हैं। हम आपको मोटा मोटी स्टोरी बता रहे हैं। आयकर विभाग ने जब छापेमारी किया था तो कुमार अविनाश के घर और अन्य ठिकानों से बहुत कुछ बरामद हुआ। व्हाट्सएप चैट भी मिला, एक डायरी भी मिली जिसमें ढेर सारे लेन देन का हिसाब किताब लिखा हुआ था। कुमार अविनाश के भी हस्ताक्षर थे। अविनाश ने अपने मोबाइल फोन में किसी मनीष न्यू विनीत का नंबर सेव किया था और इन दोनों के बीच पेपर लीक संबंधित मामलों पर भी बात हुई थी। आयकर विभाग के अनुसार दोनों ने अगस्त 2023 में जो मैसेज का आदान प्रदान हुआ उससे यह संकेत मिलता है कि यह कंपनी भर्ती प्रक्रिया में भी दखल देती थी, पेपर लीक में भी शामिल थी। एक जगह मनीष लिखते हैं, सर ध्यान रखिएगा, बोले हैं हमको अगर लीक हुआ तो दोबारा कभी घर मत आना क्योंकि सर आउट ऑफ पटना है। नेक्स्ट पूरा वीक क्वेश्चन कोई और सेट करेगा। फिर यदि आप इस मामले में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो एक बार दवायर की इस रिपोर्ट को जरूर पढ़िएगा। पता चलेगा कि बिहार में कितना बाहर है और बाहर किन लोगों का है। वायर की टीम ने बाकायदा हर एक पॉइंट पर जांच किया और उस पत्र को भी सामने रखा जिसमें कुमार अविनाश ने घूस लेने की बात को स्वीकार किया है। यानी सरकारी अधिकारियों से मेलजोल करके संविदा पर लोगों की भर्ती कराना, अधिकारियों को गिफ्ट देना और उम्मीदवारों से घूस वसूलना। और समझने वाली बात यह है कि इनकम टैक्स विभाग कहता है कि इसके आगे की कार्रवाई करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की थी, मगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आयकर विभाग द्वारा मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र को 1 साल से भी अधिक का समय हो चुका है, लेकिन इस कंपनी का प्रभाव इतना ज्यादा है कि इतनी बड़ी बड़ी छापेमारी और इतने गंभीर आरोपों के बाद भी कोई हलचल नहीं है, शांति है।
ये कंपनी दिन रात तरक्की करती जा रही है। एक छोटी सी रकम से शुरुआत हुई इस कंपनी का कुल कारोबार आज 6.5 अरब को पार कर चुका है। द वायर हिंदी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पटना स्थित अधिकारियों से बात की जो इस मामले से जुड़े हुए थे, तो उनका कहना है कि हमारा काम सिर्फ अन्वेषण करना था, यानी जांच करनी थी। आगे की कार्रवाई के लिए सारे दस्तावेज बिहार सरकार को दे दिए गए हैं, उसके बाद की जिम्मेदारी उनकी थी। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि नीतीश सरकार किसके लिए काम कर रही है, बिहार के युवाओं के लिए या फिर उन भ्रष्ट अधिकारियों और कंपनियों के लिए जो बेरोजगारों से संविदा की नौकरी के लिए घूस बटोरती हैं। और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि क्या नीतीश कुमार को अब भी सुशासन बाबू कहना चाहेंगे। पेपर लीक से बिहार के नौजवानों की जिंदगी तबाह हो रही है, बेचारे न घर के हैं न घाट के, कोई ऑप्शन नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य परिवार के बच्चों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता होता है, किसी तरह से सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी में कुछ स्थिरता आ जाएगी, भौकाल बन जाएगा। क्योंकि बाप दादा के पास इतनी संपत्ति तो होती नहीं कि धंधा पानी कर लें, रिस्क ले लें। और कोई भी व्यक्ति जो उन्नति करना चाहता है वो पीछे तो जा नहीं सकता। तो चल पड़ते हैं 5,000 10,000 महीने का खर्च करके तैयारी करने के लिए। साल दर साल बीतते जाते हैं, कभी पेपर लीक, कभी परीक्षा में देरी, कभी ज्वाइनिंग में देरी, इन सब में जवानी बीत जाती है और बाद में यही खेला हो जाता है। और पेपर लीक के खिलाफ जब सड़क पर उतरते हैं तो यही नीतीश कुमार और उनकी सरकार की पुलिस युवाओं का सुशासन पीट पीट के सुझा देती है। लोग पूछते हैं कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। अब पूछने की जरूरत है क्या, देख लीजिए 1 साल से आयकर विभाग ने लेटर भेज रखा है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं। बाकी टेंशन मत लीजिए, अरे 35-40 साल तक तैयारी करिए, इसके बाद तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मुंबई कहीं निकल जाइए। और फिर जब कोविड जैसी महामारी आ जाए तो वहां से पैदल परिवार के साथ साइकिल लेके निकल पड़िए। रास्ते में निपट गए तो ठीक ठीक, जिंदा बच गए, घर चले गए तो फिर से वही कहानी शुरू। यही तो सुशासन की सरकार है, तब तो बिहार में बाहर है, क्योंकि वहां नीतीश कुमार है। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।